स्मृति दिवस के अवसर पर, बल्कि यूं कहूं कि स्मृति पर्व के अवसर पर सुबह पूज्य चाचा जी आदरणीय दयानिधि जी मिश्र का आदेश मुझे मिला और मैं मुंबई में हूं, तो मैंने प्रयास किया कि आज के इस सारस्वत आयोजन में मैं सहभागिता कर सकूं और पूज्य आचार्य श्री, मेरे श्रद्धेय अग्रज आदरणीय अच्युतानंद जी मिश्र और श्रद्धेय गिरीश्वर जी, इन सब का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। आदरणीय शिरीष जी, श्रद्धेय अग्रज अच्युतानंद जी, श्रद्धेय आचार्यवर राजेंद्र रंजन जी, पूज्य चाचा जी दयानिधि जी, और इस वेबिनार में देश और विदेश से जुड़े हुए ये सभी जन जो आत्मीयता से पूज्य पंडित जी को स्मरण करने के लिए यहाँ जुड़े हुए हैं। जैसा कि अभी हम सब जानते हैं, आज पूज्य पंडित जी का स्मृति दिवस है, लेकिन मेरे लिए और मेरे जैसे असंख्य उनके प्रीतिभाजनों के लिए यह दिवस स्मरणीय नहीं है, अविस्मरणीय है। स्मृतियां तो शूल भी होती हैं और फूल भी, लेकिन वे शूल तब होती है जब कहीं पंचभूती देह बीच में होती है और उस देह के जाने के कारण उसके विरह में हम लोग दुखी होते रहते हैं। लेकिन यदि वह अस्तित्व के रूप में हमारे बीच न हो, उस भौतिक देह को यदि हम गौण मान लें, तो फिर ये स्मृतियां फूल हो जाती हैं। और इस दृष्टि से आज मैं स्मृतियों के इन्हीं फूलों को सहेजे हुए आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। हम सब व्यग्र हैं पूज्य रंजन जी को सुनने के लिए, श्रद्धेय अच्युतानंद जी को सुनने के लिए, जिन्हें पूज्य पंडित जी का निकट सानिध्य मिला और उनकी दृष्टि संपन्नता निरंतर प्रखर हुई, जिसके कारण वे आज हम सब के लिए प्रणम्य हैं और हम सब उनकी दृष्टि संपन्नता और अध्ययन से लाभान्वित होते हैं। पूज्य पंडित जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, साहित्य, लोक संस्कृति, सभ्यता और मनुष्य को परिमार्जित करने वाले, मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले तमाम उपकरणों और साधनाओं के साधक थे, विशेषज्ञ थे। मनुष्यता के चरम को प्राप्त करने का जो उनका उपक्रम था, वह तब भी प्रेरणास्पद था जब वे पंचभूत देह में विद्यमान थे, और आज भी है जब वे हमारे बीच भले पंचभूत देह में विद्यमान न हो, लेकिन हमसे वे निरंतर संवाद करते हैं। वे कहा करते थे कि ज्ञान की परिणति संवाद है। मैंने कहीं लिखा भी है कि ज्ञानी जो होता है वह या तो बहुत वाचाल हो जाता है या फिर वह मौन हो जाता है, लेकिन पूज्य पंडित जी संवाद का पुल बनाते थे, विमर्श करते थे, और उस संवाद के कारण वे इतने सहज हो जाते थे, इतने आत्मीय हो जाते थे कि उसके संबंध में हम कभी यह अनुमान नहीं कर पाते कि हम इतने बड़े किसी महान मनीषी से, जो हमारी आर्ष परंपरा का ऋषि है, उससे बात कर रहे हैं, उससे संवाद कर रहे हैं। इसलिए मैं पंडित जी को कभी दिवंगत नहीं मानता, मैं उनको कभी स्वर्गीय नहीं मानता, क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि वे मुझसे संवाद निरंतर कर रहे हैं। 1.5 दशक से अधिक का सानिध्य और आशीर्वाद मुझे उनका प्राप्त हुआ। और जैसे आचार्य अभी आदरणीय चाचा जी ने कहा, मैं ललित निबंध लिखता हूँ, उसकी प्रेरणा उनसे मिली। उनके तमाम 100 से अधिक कृतियां हैं उनकी, जो व्याकरण से लेकर ललित निबंध और तंत्र से लेकर भोजपुरी साहित्य तक केंद्रित है।
अंग्रेजी की कविताओं का अज्ञे जी के साथ उन्होंने जो है मिलकर अनुवाद किया जब भी बर्कले विश्वविद्यालय में थे। और लोक के संबंध में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, तो उसके बारे में हमें आचार्य श्री अभी अपने दृष्टि संपन्न व्याख्यान से समृद्ध करेंगे ही। इसलिए मैं कुछ इस बारे में विशेष रूप से विस्तार से नहीं कहना चाहता, लेकिन यही कहना चाहता हूं कि लोक जो है उनके लिए कहीं से कहीं शास्त्र नहीं था। वे मानते थे कि शास्त्र ही लोक से बने हैं। और जहां तक कला दृष्टि का प्रश्न है, वो ये कहते थे कि भारतीय कला दृष्टि और लोक दृष्टि में कहीं कोई अंतर नहीं है, दोनों ही समग्रता की बात करते हैं, दोनों ही अंतरावलंबन पर केंद्रित हैं, और दोनों की ही दृष्टि कहीं न कहीं मनुष्यता को परिमार्जित करने की है, कहीं व्यक्ति परकता से दूर होने की, उस परिधि को, उस वृत्त को तोड़ने की है। वो कहते थे, वेद की एक ऋचा का संदर्भ देते थे, यो वो व्रताभ्यो कृत लोकणम, अर्थात जिसने पूरे व्रत से अपने आप को, परिधि से जिसने आपको परे कर लिया। पंडित जी के संबंध में मैं अपने अनुभवों के बारे में बहुत विस्तार से कभी कह सकता हूँ, और पूज्य अच्युतानंद जी ने मेरी पुस्तक की भूमिका लिखी है रसपुरुष पंडित विद्यानिवास मिश्र, उसमें मैंने विस्तार से उनके तंत्र के संबंध में क्या विचार हैं, खजुराहो के मानमत शिल्प के संबंध में क्या विचार हैं, इसके बारे में बताया है। लेकिन भारतीय कला के संबंध में उनके विचार अभी तक पूरी तरह से साझा नहीं हो पाए हैं। भारतीय कला के संबंध में उन्होंने बहुत व्याख्यान दिए, बनारस में व्याख्यान दिए, पटना के अंदर व्याख्यान दिए, और मैं यह निवेदन करूं कि भारतीय लघुचित्र परंपरा के वे तो अद्वितीय मनीषी थे। भारतवर्ष के और विदेशों के जो प्रमुख कला संग्रह हैं, जहां लघुचित्र संग्रहित है, उन लघुचित्रों का उन्होंने अध्ययन किया था, और लघुचित्रों की विभिन्न शैलियों के संबंध में उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि ये शैली नाथद्वारा की नहीं है, ये किशनगढ़ की है, ये किशनगढ़ की नहीं है, ये जयपुर की है। इतने मर्मज्ञ मनीषी कम से कम मैंने हिंदी साहित्य की परंपरा में नहीं देखे। मैं कला के एस्थेटिक्स के संबंध में, सौंदर्य शास्त्र के संबंध में उनकी अद्भुत दृष्टि थी। और वत्सल निधि व्याख्यान के अंतर्गत उन्होंने डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के कला चिंतन पर विस्तार से विचार किया और व्याख्यान दिए। और उनका कहना था कि आनंद कुमार स्वामी की यह दृष्टि ही भारतीय दृष्टि है कि नवीन बनाओ मत, चिर नवीन बने रहना ही भारतीय कला दृष्टि का की आत्मा है, और चिर नवीन कैसे बना रहे, इसका उपक्रम करते रहना भारतीय कला की साधना है। मुझसे बनारस की एक संगोष्ठी में, जिसमें आदरणीय कपिला जी भी थी और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी थी, उसमें कपिला जी ने पंडित जी के कलात्मक अवदान के संबंध में विस्तार से बताया था। और उस समय आधुनिक भारत युग में, जिन्हें भीष्म पितामह कहा जा सकता है भारतीय चित्रांकन कला के विशेषज्ञ के रूप में, डॉक्टर रॉबर्ट स्केल्टन, जो 40 वर्षों से अधिक तक विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन के क्यूरेटर रहे, उन्होंने जब पंडित जी का व्याख्यान सुना भारतीय कला दर्शन के संबंध में, तो वो मुझसे बोले कि नर्मदा, बहुत अच्छा हुआ कि मैं उनका यह व्याख्यान सुन पाया, अन्यथा जो है मैं एक बहुत बड़े भारतीय कला के पक्ष से अपरिचित रह जाता, और इसी अपरिचय की स्थिति में यदि मैं देह से मुक्त होता तो यह मेरे लिए बड़े विषाद का विषय होता। निश्चय ही पंडित जी की इस कलात्मक साधना के संबंध में, भारतीय कला दृष्टि के संबंध में विचार नहीं हुआ है। उस संवाद के बारे में विचार नहीं हुआ जो उन्होंने राफेल आर्गिलाई से किया, उसके बारे में विचार, उस तथ्य, उन विचारों के बारे में विमर्श नहीं हुआ जो उन्होंने डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी से लेकर अज्ञे तक की परंपरा पर व्यक्त किए। और हम उनकी उस दृष्टि से भी अब एक बड़ा उनका पाठक वर्ग प्रायः अपरिचित है, जो उन्होंने लघु चित्रों की परंपरा के संबंध में व्याख्यान दिए। तो ये अनेक उनके कला से संबंधित ऐसे पक्ष हैं जिसके बारे में विचार नहीं हुआ। उन्होंने खजुराहो के मानमत शिल्पों के ऊपर जब लिखा तंत्र कला और आस्वाद, तो उसकी भूमिका में लिखा कि मुझको इसकी भूमिका पर पहुंचते पहुंचते 50 वर्ष, और तंत्र की दृष्टि से उन्होंने समझाया कि मानमत शिल्पों का मर्म क्या है।
इसी तरह से गीत गोविंद के संबंध में जब उन्होंने व्याख्या की, राधा माधव रंगरगी जिसकी भूमिका आदरणीय कपिला जी ने लिखी है, तो उसमें उन्होंने कहा कि गीत गोविंद जो है ये कहीं से कहीं तक रति का काव्य नहीं है, ये भारतीय दर्शन और भारतीय आध्यात्म का स्वर है। और इसमें आध्यात्म किस तरह से है, किस प्रकार इंद्रियों के द्वंद्व के माध्यम से जयदेव ने राधा और माधव की वह छवि हमारे मनमानस में स्थापित की है, जो छवि जयदेव के गीत गोविंद में परिलक्षित होती है, यह उन्होंने उस कृति में बताया। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि पंडित जी के इस पक्ष के ऊपर निस्संदेह विचार होना चाहिए। वे गीत गोविंद की अंतिम अष्टपदी का बार बार स्मरण करते थे और कहते थे कि यह जो है राधा और माधव के एकात्म होने का स्वर है, जिसमें राधा कहती है कि मैं अब कृष्ण ही बने रहना चाहती हूँ, और कृष्ण कहते हैं कि मैं अब राधा ही के रूप में अपने आप को बनाए रखना चाहता हूँ। वह एकात्मता जो है वो पंडित जी की उस राधा तत्व से हो गई थी। वे एकाकार हो गए थे हमारे कला के मूल्यों से, साहित्य के मूल्यों से और मनुष्यता के उत्कर्ष मूल्यों से। इसलिए उनके इसी उत्कर्ष को मैं इस अवसर पर नमन करना चाहता हूँ। मुझे डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जो सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, उनकी अंग्रेजी की कविता की पंक्तियों का मैंने हिंदी अनुवाद किया है, वो मुझे स्मरण हो आती हैं, जिन्हें मैं निवेदन करके अपने कथन को विराम देना चाहूंगा। परहित के निमित्त जो तत्पर, परहित के निमित्त जो तत्पर, जिनको घृणा न द्वेष, मधुर प्रेम के आलिंगन में लिपटे हुए अशेष, पुखराजी पाखुरियों को जो खोले नभ की ओर, इंसा जीऊं मरूं भी इंसा, अक्षय सौरभ छोड़। धन्यवाद। अभी हमारे बीच परम आदरणीय श्री नर्मदा